Hello friends, my name is CS Shalaka Sharma and today in this slide, this is the last video of the chapter of share capital and debentures of CA Inter. Since we started this chapter, we had seen there are sections, section 43 to section number 71, and all these section numbers highlighted in yellow, that is section 43 and section 52 to section 71, have been dealt with in the earlier slides. So in this slide, in this video, I'll be dealing with section number 46 to section number 51, which talks about share certificates and compliance regarding share certificate. So let us see what are the provisions which are given by the Companies Act for the share certificates. Let us see. It is mandatory for companies to issue share certificates against the shares allotted by the company. See, by the name certificate itself, it means to certify something. Okay, लेट्स से आपका कोई एग्जाम पास हो गया है, जैसे आपने सीएस फाउंडेशन का एग्जाम पास किया, एग्जीक्यूटिव का एग्जाम पास किया, या कोई रेस में या कोई और इवेंट में आप कुछ पार्ट लिए हो और आप वहां कुछ जीते हो, या आपने कहीं क्वालिफाई किया है, तो देयर इज अ डॉक्यूमेंट दैट यू गेट. दैट डॉक्यूमेंट प्रूव्स कि आपको वो प्रकार का इवेंट आपने क्वालिफाई किया है या वो प्रकार का एग्जाम आपने पास किया हुआ है. इस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं? सर्टिफिकेट. वो सर्टिफिकेट क्या करता है? सर्टिफाई करता है, कुछ चीज सर्टिफाई करता है जिससे कि आप बता सकते हो किसी और को कि हाँ आपके पास ये चीज है. वैसे ही अगर आप एक कंपनी से शेयर्स लेते हो तो आप किसी और को बताओगे कि मेरे पास इस कंपनी के इतने शेयर्स है, उसके लिए सर्टिफाई करने के लिए एक डॉक्यूमेंट चाहिए. उस डॉक्यूमेंट को जो ये चीज सर्टिफाई करता है दैट यू आर द राइटफुल ओनर ऑफ दैट कंपनी और यू आर द राइटफुल ओनर ऑफ दोज शेयर्स इन दैट कंपनी, उसके लिए शेयर सर्टिफिकेट कंपनी को अलॉट करना मैंडेटरी होता है. कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जरूरी होता है एंड शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जरूरी होता है. बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट अस सी इस शेयर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कैसा होता है. कंपनीज एक्ट 2013 ने फॉर्म नंबर SH1 में शेयर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट बताया हुआ है. See what it is written. Form number SH1 share certificate pursuant to subsection 3 of section 46 of the Companies Act 2013. Section 46 के तहत ये फॉर्मेट में ही कंपनी ने शेयर सर्टिफिकेट देना है. सबसे पहले कंपनी का नाम लिखा जाएगा, कंपनी का CIN आएगा. It was incorporated under, if it is incorporated under Companies Act 1956, it will be written Companies Act 1956. If it is incorporated under Companies Act 2013, here the year will be substituted to 2013. The entire registered office address will be written here, and see what is the heading written. This is to certify that the persons named in the certificate is or are registered holders of the within mentioned shares bearing distinctive numbers herein specified in the above named company, subject to memorandum and articles of association of the company, and the amount endorsed herein has been paid up on each such share. क्या क्या बताया है? जो जो लोगों का नाम इस सर्टिफिकेट में है वो लोग इन शेयर्स के रजिस्टर्ड होल्डर्स है, और जो डिस्टिंक्टिव नंबर्स नीचे दिए गए होंगे उतने डिस्टिंक्टिव नंबर्स के शेयर्स इन मेंबर्स के पास आज होल्डिंग में है, और ये मेंबर्स ने इसके ऊपर जितना अमाउंट इस सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है उतना अमाउंट पे किया हुआ है. अब डिटेल्स में क्या क्या लिखा जाता है. इक्विटी शेयर्स ऑफ ईच रुपीज, ये है उसका नॉमिनल वैल्यू और उसके ऊपर कितना अमाउंट पर शेयर उस मेंबर ने पे किया हुआ है. उसका रजिस्टर फोलियो नंबर, सी दिस इज रजिस्टर फोलियो नंबर. रजिस्टर फोलियो नंबर मतलब रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में जब मुझे इस मेंबर को जो ये सर्टिफिकेट होल्डर है उसे लोकेट करना है तो उसका कौन सा नंबर रहेगा जहां मैं इस सर्टिफिकेट के साथ टैली कर सकती हूँ या करस्पॉन्डिंग एंट्री पास कर सकती हूँ. सर्टिफिकेट नंबर, ये सर्टिफिकेट नंबर इस सर्टिफिकेट का है. दिस सर्टिफिकेट which is being given to the holder. Name of the holder, number of shares, in words, in figures कितने shares है, and distinctive numbers. Distinctive numbers हर share के लिए बहुत जरूरी होता है
लेट्स से एक कंपनी में टोटल 1000 शेयर्स है, उसमें से 5 से लेके 25 तक के शेयर्स मैंने होल्ड किए हैं, तो वो डिस्टिंक्ट करते आने चाहिए कि 1 टू नंबर 5 किसी और के पास है, 26 से लेके आगे किसी और के पास है, 5 टू 25 किसी और के पास है। इसके लिए डिस्टिंक्टिव नंबर्स होना बहुत जरूरी है। Given under the common seal of the company this dash day of dash 2000 dash, मतलब कंपनी के कॉमन सील को अफिक्स करते हुए ये सर्टिफिकेट इस डे मतलब ये वार को और ये तारीख को दिया हुआ है। किस किस का सिग्नेटरी है? डायरेक्टर, there are 2 directors, and if there's a company secretary, there's a secretary is also the signatory. Also what there is written, no transfer of shares comprised in the certificate can be registered unless accompanied by this certificate. Register of members में जब भी आप इन शेयर्स को ट्रांसफर करना चाहते हो, जैसे ये शेयर्स आप किसी और के नाम पे बेचना चाहते हैं, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो ये रजिस्टर ट्रांसफर करना मुश्किल होगा। अच्छा, शेयर सर्टिफिकेट समझ में आ गया। अब शेयर सर्टिफिकेट से लेके कंप्लायंसेस देखते हैं। लेट अस सी व्हाट आर द कंप्लायंसेस। व्हेन अ कंपनी हैज अ कॉमन सील, such seal must be affixed on the certificates. Why there is a provision that if the company has a common seal? Because 2015 में amendment आया था और अडॉप्शन ऑफ कॉमन सील अब मैंडेटरी नहीं है, इसलिए वो हर कंपनी जिसके पास ऑलरेडी कॉमन सील है, जिसने अडॉप्ट किया हुआ है, उसे शेयर सर्टिफिकेट पे कॉमन सील अफिक्स करना पड़ेगा। अगर कॉमन सील कंपनी ने अडॉप्ट नहीं किया है तो कॉमन सील अफिक्स करने का जरूरत नहीं है। शेयर सर्टिफिकेट, a share certificate accompanied by common seal if any, or signed by 2 directors, or where the company has appointed a company secretary by 1 director and company secretary. मतलब शेयर सर्टिफिकेट में अगर कॉमन सील उस कंपनी ने अडॉप्ट किया है तो कॉमन सील अफिक्स करना है, उसके बाद 2 डायरेक्टर्स उसको साइन करेंगे, और जहां कंपनी में होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी है वहां एक डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी ने भी अगर साइन किया होगा तो भी सफिशिएंट है। This certificate is issued with the objective of specifying the number of shares held by any person. किसी भी पर्सन ने कितने शेयर्स इशू किए हैं ये बताने के लिए ये सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। The certificate shall be a prima facie evidence of titles of such persons to the shares. Prima facie evidence मतलब क्या? Prima facie, something that is prima facie, देखते ही पता चल जाता है। एक शेयर सर्टिफिकेट है, उस शेयर सर्टिफिकेट पे उस पर्सन का नाम है, देखते ही पता चलता है उतने शेयर्स के लिए वो पर्सन जिसका वहां नाम है वो पर्सन उसका ओनर है। ये हो गया शेयर सर्टिफिकेट के बारे में। अब कहीं कहीं डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट भी इशू किया जा सकता है। कहाँ इशू किया जा सकता है? लेट अस सी। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट मे बी इशूड इफ, अगर नीचे दिए गए दोनों चीजें प्रूव होती है तो ही डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। कब? जब ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट था और वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। नहीं तो ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट फट गया है, इट इज डिफेस्ड और म्यूटिलेटेड एंड सरेंडर टू द कंपनी। अगर वो फट गया है या खराब हुआ है तो उससे पहले कंपनी को सरेंडर करना पड़ेगा, फिर ही कंपनी नया डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट कंपनी अलॉट करेगा, इशू करेगा। Shares in depository form. Where a share is held in dematerialized form, the record of depository shall be a sufficient evidence. जहाँ डीमैट शेयर्स होते हैं वहाँ शेयर सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं होती है, डिपॉजिटरी का जो रिकॉर्ड है वही sufficient evidence माना जाएगा। Let us see what is a share certificate. A share certificate is a physical entitlement to a particular portion of shares and is a prima facie evidence. फिजिकल एंटाइटलमेंट मतलब किसी चीज का पोजेशन होना, कोई चीज मेरे पास होना। अगर आज मैं एक कंपनी की शेयर होल्डर हूँ, कंपनी में मेंबर हूँ, तो फिजिकली मेरे पास ऐसी क्या चीज है जो मैं बता के प्रूव कर सकती हूँ कि इतने इतने शेयर से रिलेटेड ओनरशिप या उतने शेयर से रिलेटेड होल्डिंग मेरे पास है। शेयर सर्टिफिकेट हैज टू बी डिस्टिंक्टिवली नंबर्ड।
सर्टिफिकेट को भी नंबर होना चाहिए। लेट्स से मेरे पास 25 शेयर्स है, कोई और होल्डर है उसके पास 25 शेयर्स है। सो उसके अंदर के जो शेयर्स है, फर्स्ट टू 25th, 26th टू 50, ये तो डिस्टिंक्टिवली नंबर्ड है ही, लेकिन मेरे शेयर सर्टिफिकेट को एक नंबर दिया जाएगा, उसके शेयर सर्टिफिकेट को कोई दूसरा नंबर दिया जाएगा। ऐसा सर्टिफिकेट को भी अलग नंबर होना चाहिए, जिससे ये प्रूव हो सके कि कौन से नंबर का शेयर सर्टिफिकेट किसके पास है। डीमैट शेयर्स. Demat shares are those shares which are held in electronic form, and in such a case, the record of depository is a sufficient proof of membership. Let us see what are rights and variation of rights. Voting rights of members holding equity shares and voting rights of members holding preference shares. Equity shareholders के कंपनी में voting rights कैसे है, preference shareholders के कंपनी में voting rights कैसे है. Every member of a company limited by share and holding equity shares shall have a right to vote on every resolution placed before the company. वो हर मेंबर जो कौन से शेयर्स होल्ड कर रहा है, देखो एंड को बोल्ड किया हुआ है, मतलब ये पार्ट सिर्फ उन्हीं शेयर होल्डर्स को एप्लीकेबल है जो इक्विटी होल्ड कर रहे हैं. होल्डिंग इक्विटी शेयर्स शैल हैव अ राइट टू वोट ऑन एवरी रेजोल्यूशन. अगर वो इक्विटी होल्ड करता है तो हर मैटर पे वोट कर सकता है. लेकिन अगर वही प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो every member of a company who a company limited by shares who is holding preference share shall have a right to vote only on those matters which directly affect the rights attached to preference shares. सिर्फ उन्हीं matters पे जो preference के rights affect करते हैं. Any resolution for winding up of the company, अगर कंपनी बंद करने के लिए कोई resolution है, उसके लिए भी preference shareholders का वोट लिया जाएगा. And for repayment or reduction of its equity or preference share capital, reduction of capital इसके exactly पिछले slide में cover हो चुका है. रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल मतलब कंपनी अपना शेयर कैपिटल कम करती है, इट मे बी बाय वे ऑफ बाय बैक और बाय वे ऑफ कैपिटल कैंसलेशन ऑफ शेयर्स, बाय वे ऑफ रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स. ऐसे भी कंपनी अपना शेयर होल्डिंग, अपना कैपिटल कम कर सकती है. जब कंपनी ऐसा कोई डिसीजन लेता है कि उसे अपना कैपिटल कम करना है, उसमें भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का वोट लिया जाएगा. Equity shares में voting right on a poll shall be in proportion to his share in the paid up equity capital of the company, and the same point is for the preference shares. Voting right on a poll shall be in proportion of his share in the paid up in the preference capital of the company. अगर इक्विटी शेयर होल्डर है तो उसका जो राइट है वो इक्विटी शेयर कैपिटल में से उसके पास कितने शेयर्स है वो प्रोपोर्शन निकाला जाएगा और उतना उसका इक्विटी कैपिटल में वोटिंग राइट रहेगा. सेम इज द केस फॉर प्रेफरेंस कैपिटल. Where the dividend in respect of a class of preference shares has not been paid for 2 years or more, then such class of preference shares shall have a right to vote on all resolutions placed before the company. अब अगर कोई स्पेसिफिक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में से भी कोई क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है और उनको 2 साल तक लगातार डिविडेंड नहीं पे किया गया है, अब थर्ड ईयर से वो कंपनी के सारे मैटर्स पे उनका वोट काउंट होगा. लेकिन थर्ड ईयर से हर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का वोट नहीं लिया जाएगा. सिर्फ उसी क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर जिनका वोट कंपनी ने नहीं, जिनको कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया था, सिर्फ उन्हीं शेयर होल्डर्स का वोट कंसिडर किया जाएगा. Let us see. This is an extract from the module of CA Inter. On analysis of above provision, in case of equity shares other than equity shares with differential voting rights, each shareholder is entitled to vote on any resolution placed before the company, that is the annual general meeting or extraordinary general meeting of the members of the company. इक्विटी शेयर्स का प्रोविजन बहुत ही सिंपल है. डीवीआर के जो शेयर्स होते हैं, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के जो शेयर्स होते हैं, वो शेयर होल्डर्स को छोड़ देते हुए बाकी हर शेयर होल्डर को कंपनी के हर मैटर पर वोट करने का अधिकार है और उसका वोट कितना काउंट किया जाएगा, पेड अप कैपिटल में जितना अमाउंट उसने कंट्रीब्यूट किया है उतना अमाउंट
ऑफ वोट उतना उसका वोटिंग परसेंटेज माना जाएगा. In a nutshell, voting rights for securities are not based on the principle of adult or universal franchise, that is, one person, one vote, but these are based on the class of shares and on the monetary value of investment at face value. एक मेंबर का एक वोट रहेगा ऐसा नहीं होता है. उस शेयर कैपिटल में एक पर्सन मिस्टर ए का कितना परसेंट शेयर होल्डिंग है, उसमें से उसका कितना परसेंट शेयर होल्डिंग पेड अप शेयर होल्डिंग है, उतने अमाउंट का वोट, उतने परसेंटेज का वोटिंग राइट उस मिस्टर ए मेंबर शेयर होल्डर को मिलेगा. Exemption to private company. In case of private company, section 47 shall not apply where MOA and AOA of the private company so provides. कहने का मतलब, अगर प्राइवेट कंपनी चाहे तो अपने MOA और AOA में अथॉरिटी देख के वोटिंग राइट्स से रिलेटेड अलग अलग टर्म्स अपनी कंपनी के लिए रख सकती है. ऐसा जरूरी नहीं है कि उसे कंपनीज एक्ट ही फॉलो करना पड़ेगा. In case you remember, in types of companies, it is very clearly said when we distinguish a private company from a public company that a private company can adopt its own articles, which means उसके अंदर के जो regulations है वो भी private company अपने लिए अपने हिसाब से बना सकती है. So अगर voting rights के लिए उन्हें अपने हिसाब से अलग provisions बनाने हैं वो भी possible है. Let us see. अब यहाँ शेयर होल्डर्स को तो राइट्स है, लेकिन जब ये शेयर होल्डर्स के राइट्स वेरी हो रहे हैं मतलब चेंज हो रहे हैं, तब इस चेंज से रिलेटेड कुछ कंप्लायंसेस देखने पड़ेंगे. वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स. Where share capital is divided into one or more classes, it may sometimes be necessary to change the rights attached to one or more class of shares. This can be done by the following procedure. अब से ना एक बात याद रखनी है that we are talking about share capital and we are talking about shares. We are not talking about equity shares or preference shares. That is the reason these provisions, henceforth occurring provisions, will be applicable to both the type of shares. We are seeing the provisions which will be applicable commonly to the entire share capital. ओके. अब ये वेरिएशन होगा मतलब क्या होगा? वेरिएशन होता है मतलब अगर कोई एक पर्सन ने किसी कंपनी में शेयर्स परचेज किए हुए हैं, परचेज करते टाइम उसके टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ और थे एंड बाद में कंपनी उन टर्म्स एंड कंडीशंस को अगर चेंज करना चाहे तो प्राइमा फेसी कंपनीज एक्ट ने अलाउ किया हुआ है, लेकिन कुछ कंप्लायंसेस ध्यान में रखते हुए ही ये अलाउ किया हुआ है. Now, there are two ways in which this variation can take place. A, with consent of shareholder. B, where there is no consent of shareholder. Let us see. Variation and rights of shareholders with consent. Where a share capital of the company is divided into different class of shares, the rights attached to the shares of any class may be varied with the consent and writing of the holders of not less than 3/4 of the issued shares of that class or by means of a special resolution passed at a separate meeting of the holders of that issued shares of that class. Special resolution का मतलब क्या होता है? जब भी कोई भी मैटर वोटिंग के लिए प्रेजेंट किया जाएगा, अगर उस मैटर पे जितने नो अगेंस्ट में वोट्स आए हैं उसके 3 पटी से भी ज्यादा अगर वोट्स फेवर में आ जाते हैं तो माना जाएगा कि स्पेशल रेजोल्यूशन ऑब्टेन हो चुका है. प्रोवाइडेड, अगर, if provision with respect to such variation is contained in MOA और AOA of the company. सबसे पहली चीज ये देखना जरूरी है कि MOA में वेरी करने का ऑब्जेक्ट्स है और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में उससे रिलेटेड रेगुलेशंस है. अगर MOA AOA में ऐसा वेरिएशन से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन नहीं है तो ये देखना है कि जो टर्म्स ऑफ इशू मतलब लेटर ऑफ अलॉटमेंट जब आया था, जब कंपनी ने शेयर्स अलॉट किए थे, उस टाइम पे अगर उन्होंने प्रोहिबिशन दिया होगा वेरिएशन के लिए कि फ्यूचर में वेरिएशन के ऊपर प्रोहिबिशन है, वेरिएशन नहीं हो सकता है, तो ये सेक्शन पिक्चर में ही नहीं आएगा, कंपनी वेरिएशन कर ही नहीं सकता है.
सबसे पहला चीज कंपनी को ये देखना है कि एमओए में प्रोविजन है क्या, है तो आगे बढ़ो, नहीं है तो टर्म्स ऑफ इशू देखो। टर्म्स ऑफ इशू में प्रोविजन है, बात खत्म। अगर प्रोहिबिशन है, बात खत्म। प्रोहिबिशन नहीं है तो आगे बढ़ो और क्या करो, अब ये कंफर्मेशन के बाद मेंबर से कंसेंट लेना है। कितना कंसेंट आना चाहिए, 3/4। और कैसा होना चाहिए कंसेंट, डॉक्यूमेंट्री, दैट इज राइटिंग में आना चाहिए। Provided that if variation by one class of shareholders affects the rights of any other class of shareholders, the consent of 3/4 of such other class of shareholders shall also be obtained, and the provisions of this section shall apply to such variation. एक क्लास ऑफ शेयर्स को वेरी करते हुए अगर दूसरे क्लास ऑफ शेयर्स के भी कुछ टर्म्स इंसिडेंटली, कुछ कंडीशंस इंसिडेंटली बाय डिफॉल्ट वेरी हो रहे हैं, ऐसे टाइम पे वो जो दूसरे क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स है उनका भी 3/4 कंसेंट या स्पेशल रेजोल्यूशन लेना अनिवार्य है, स्पेशल रेजोल्यूशन लेना जरूरी है, फिर ही कंपनी वेरिएशन कर सकती है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट जहां शेयर होल्डर्स के कंसेंट से वेरिएशन किया जा सकता है। दूसरा, जहां कंसेंट नहीं मिल पाता है, where the holders of not less than 10% of issued shares of a class did not consent to such variation or vote in favor of the special resolution for the variation। मतलब जो डिक्लाइन कर रहे हैं लोग, जो लोग मना कर रहे हैं वेरिएशन के लिए, अगर उनका काउंट 10% ऑफ दोज क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स से एक्सीड हो जाता है, अब कंपनी को क्या करना पड़ेगा, they may apply to the tribunal for having the variation cancelled। मना करने वाले लोगों की संख्या अगर 10% से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो एनसीएलटी के पास जाके बोल सकते हैं कि स्पेशल रेजोल्यूशन तो आया हुआ है, बिकॉज स्पेशल रेजोल्यूशन टॉक्स अबाउट 75% और मोर yes वोट्स, मोर वोट्स इन फेवर, उसमें अगर नो बोलने वाले लोग 10% से ज्यादा है उनके पास, अब कंपनी तो वेरिएशन प्रोसीड करेगा बिकॉज कंपनी को बचे हुए मेंबर्स से यस आ गया है, बाकी के क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स से, बाकी के शेयर होल्डर्स ऑफ दैट क्लास से यस आ गया है। अब ऐसे टाइम पे ये 10% या 10% से ज्यादा अगर नो बोल रहे हैं तो उनके पास एक ऑप्शन है कि वो एनसीएलटी के पास जाए और एनसीएलटी के पास अप्लाई करे कि ये वेरिएशन कैंसिल करना चाहिए। एंड वेयर एनी सच एप्लीकेशन इज मेड, वेरिएशन शैल नॉट हैव इफेक्ट unless and until it is confirmed by the tribunal। अब जब तक ट्रिब्यूनल इस पूरे मैटर में लुक इनटू नहीं करेगा, जब तक ये ट्रिब्यूनल पूरे मैटर को स्टडी नहीं करेगा और इस वेरिएशन को कंटिन्यू करने के आदेश नहीं देगा, तब तक वेरिएशन के सारे प्रोसीजर्स वही स्टॉप हो जाएंगे। Provided that an application under this section shall be made within 21 days after the date on which consent was given or resolution was passed, as the case may be, and may be made on behalf of shareholders entitled to make the application by one or more of their number as they may appoint in writing for the purpose। जिस किसी दिन रेजोल्यूशन आया उसके 21 दिन के अंदर, 21 दिन के भीतर ही 20 ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन होना चाहिए। एंड 10% से ज्यादा लोग, हाँ, अपने में से, आपस में से किसी एक या एक से ज्यादा पर्सन्स को ये एप्लीकेशन करने के लिए एम्पावर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, बाइंडिंग डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल। ट्राइब्यूनल का डिसीजन बाइंडिंग रहेगा, बाइंडिंग मतलब फाइनल रहेगा। ट्राइब्यूनल ने कहा वेरिएशन कंटिन्यू करो, फिर भी डिसीजन फाइनल। ट्राइब्यूनल ने कहा वेरिएशन रोक दो, फिर भी डिसीजन फाइनल। फाइलिंग कॉपी ऑफ ऑर्डर विद द रजिस्ट्रार, हम हमारे पहले के भी स्लाइड्स में देख चुके हैं। कोई भी मैटर एनसीएलटी या सीजी के पास जाता है, जब तक उसकी कॉपी आरओसी के पास सबमिट नहीं की जाती है तब तक आगे प्रोसीजर कंटिन्यू नहीं हो सकता है। हर प्रोसीजर का आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होता है उस ऑर्डर को आरओसी के पास फाइल करना। हमने देखा था आरओसी इज अ कस्टोडियन ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड एक्टिविटीज एंड इवेंट्स दैट हैपेंस इन द लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी, and the that is the reason why the order of the tribunal is required to be filed
to the registrar. This is required to be filed within 30 days from the date of order of the tribunal. Default in compliance with the provision. Where any default is made in complying with the provisions of this section, the company shall be punishable with fine which shall not be less than 25,000 rupees, but which may extend to 5 lakh, and every officer of the company who is in default shall be punishable with imprisonment for a term which extend to 6 months, or with fine which shall not be less than 25,000 rupees but which may extend to 5 lakh, or both. अगर इन प्रोविजंस का कंप्लायंस नहीं किया जाता है तो कंपनी के ऊपर तो पेनल्टी फाइन चार्ज किया जाएगा, कम से कम 25 लाख और वो 5 लाख तक हो सकता है। और OID दैट इज ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट इम्पोज किया जा सकता है, 6 महीने तक की सजा हो सकती है, फाइन भी हो सकती है, और विथ बोथ लिखा है ना, फाइन भी हो सकती है, फाइन इम्प्रिजनमेंट या दोनों। फाइन कितनी होगी? कम से कम 25,000, ज्यादा में ज्यादा या जो 5 लाख तक एक्सटेंड हो सकती है। Okay, this is the same concept that we had studied in the previous slides. This is just presented in a tabular format. लेफ्ट साइड में दिया हुआ है शेयर होल्डर्स राइट, अगर शेयर होल्डर्स ने कंसेंट दिया है तो, और अगर शेयर होल्डर्स ने कंसेंट नहीं दिया है तो। जो भी राइट्स शेयर्स के साथ अटैच्ड है वो वेरी किए जा सकते हैं, राइटिंग में वेरी किए जा सकते हैं, एंड राइटिंग में वेरी कर रहे हैं तो उसके लिए 3/4 ऑफ शेयर्स या स्पेशल रेजोल्यूशन प्राप्त करके वेरिएशन हो सकता है। अगेन सबसे पहले देखना है MOA में उससे रिलेटेड प्रोविजन है क्या। अगर MOA में प्रोविजन नहीं है तो टर्म्स ऑफ इशू देखो, और ये देखने के बाद ही रेजोल्यूशन लेने के लिए प्रोसीड करना है। जब एक क्लास ऑफ शेयर्स के राइट्स दूसरे क्लास ऑफ शेयर्स को अफेक्ट करते हैं तब दूसरे क्लास ऑफ शेयर्स से भी 3/4 का कंसेंट आना जरूरी है। शैल लिखा है मतलब कंपलसरी है, यू कैन नॉट डेविएट फ्रॉम दिस प्रोसीजर। नेक्स्ट, वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स विदाउट कंसेंट। जहां 10% से ज्यादा शेयर होल्डर्स ने डिनाई किया है तो उनके पास ऑप्शन है, दे मे अप्लाई, यहाँ कंपलसरी नहीं है, अगेन ऑप्शन है, to the NCLT to have the variation cancelled. When such application is pending with NCLT, variation shall not take effect without confirmation of the tribunal. Such application must be made within 21 days on which the resolution was passed. 21 दिन के भीतर ये एप्लीकेशन करना जरूरी है। नेक्स्ट, कॉल्स एंड इंसिडेंटल मैटर। कॉल का कंसेप्ट तभी आएगा, कॉल्स का कंसेप्ट तभी पिक्चर में आएगा अगर सिक्योरिटीज पार्टली पेड है। जहां कहीं भी सिक्योरिटीज फुल्ली पेड अप है, जिस किसी कंपनी में सिक्योरिटीज फुल्ली पेड अप है, वहां कॉल्स करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। कॉल्स मतलब क्या? हमने देखा था in my previous slides, even in the first part, I had told you there are various types of, or rather there are various tranches. Tranches मतलब steps, अलग अलग steps जिसमें कंपनी कैपिटल रेज करता है। कंपनी के MOA में बताया उसका ऑथोराइज्ड कैपिटल है, इस ऑथोराइज्ड कैपिटल में से कंपनी पब्लिक को ऑफर करता है, वो इश्यूड कैपिटल हो गया, इसमें से सब्सक्रिप्शंस आते हैं, इन सब्सक्रिप्शंस में से कुछ पार्ट ऑफ द मनी पेड अप होता है, मतलब क्रेडिट हो जाता है कंपनी के अकाउंट में, और कुछ पार्ट ऑफ द मनी मेंबर्स या सब्सक्राइबर्स ऑन द सेम डे पे नहीं करते हैं, फ्यूचर डेट पे पे करना चाहते हैं। ये कंसेप्ट जब आता है तब ये शेयर्स पार्टली पेड होते हैं, क्योंकि इसमें कुछ अनपेड अमाउंट है। ये अनपेड अमाउंट फ्यूचर में कंपनी के एक्टिविटीज के लिए कभी ना कभी तो कंपनी को जरूरत रहेगी ही, जिसके लिए कंपनी कॉल रेस करता है, मतलब कंपनी वो पैसा मांगता है अपने मेंबर्स से, जिसे कॉल्ड अप कैपिटल कहा जाता है। Calls are made by the company on security holders to pay the amount called up in respect of partly paid of securities. For any given class of securities, calls should be made uniformly. Uniformly मतलब अलग अलग एक क्लास ऑफ सिक्योरिटीज के लिए जिनके सेम टर्म्स एंड कंडीशंस है, कॉल्स भी सेम ट्रांच में, सेम
तरीके से ही करना जरूरी है। कॉल्स इन एडवांस, ये प्रोविजन क्या बोलता है? अगर कंपनी ने कॉल रेज नहीं किया है, पैसा नहीं मांगा है और कोई शेयर होल्डर सामने से एडवांस में ही वो पैसा देना चाहता है तो दे सकता है। कंपनी के अगर एओए में ऐसा कुछ अथॉरिटी दिया है तो वो उस मेंबर्स से एक्सेप्ट कर सकता है जो अनपेड अमाउंट है, इवन इफ इट इज नॉट कॉल्ड अप बाय दी कंपनी। भले ही कंपनी ने नहीं मांगा है, फिर भी अगर वो मेंबर पूरा पे करना चाहता है तो कंपनी एक्सेप्ट कर सकता है। कंपनी कैन पे प्रोपोर्शनेट डिविडेंड ऑन द अमाउंट्स पेड अप एज ऑथराइज्ड बाय एओए। सबके लिए ये जरूरी है कि एओए में क्या प्रोविजन दिया है इस चीज के लिए। So these were the sections from section number 46 to section number 51, which summed up the compliances that were related to shares, share certificate, and the calls raised on share capital. In case you have any questions regarding these or the entire um, chapter, which is now covered into 8 parts, feel free to ask. I'll be glad to answer them anytime. Thank you.